मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम टैक्स से जुड़ी जो भी सारी उलझनें हैं वो इस शो के जरिए सुलझाने की कोशिश करते हैं, वो भी आसान भाषा में। और अगर ऐसे में आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। मेल आईडी और सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, भारतीय जनता है, उनके फेवरेट टॉपिक की, और वो है सोने में निवेश का। एक अगर डेटा आपके सामने रखें तो पिछले 5 वर्षों की बात करें तो सोना 31,000 रुपए से लेकर अब देखिए तो 60,000 तक पहुंच चुका है। और गोल्ड ने पिछले 5 वर्षों में शानदार यहाँ पर मुनाफा भी दिया है, पैसा दोगुना हुआ है लोगों का। और देश में ज़्यादातर लोग आज भी गोल्ड में निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि वो एक सेफ हेवन है। अब इसमें सरकार एक एक करके काफ़ी सारे तरीके यहाँ पर लेकर आ रही है जिससे कि जो भारतीय जनता है वो फिजिकल गोल्ड के बजाय जो डिजिटल तरीके से भी अगर वो निवेश करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो ऐसे क्या कुछ तरीके हैं और सबसे अहम बात, इन तरीकों के जरिए आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं, ये भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें आज हमारी मदद करने के लिए जुड़ चुके हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन। बलवंत जी, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आप हमारे साथ आज जुड़े और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोने में अब धीरे धीरे तेजी आना शुरू हुई है और अब फेस्टिवल सीजन की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा गोल्ड बाइंग में। तो अब आपसे समझना चाहेंगे कि पहले तो क्या ये सही वक्त है सोने में निवेश करने का? अगर हाँ तो क्या क्या तरीके उपलब्ध हैं जिसके ज़रिए हम सोने में निवेश कर सकते हैं? इस बेसिक क्वेश्चन से पहले शो की शुरुआत करेंगे। देखिए, ऐसा है पूजा कि अभी निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो मेरे लिए कहना मुश्किल है। परंतु जैसे मैं एक प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ कि आपको सोने में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो जैसे सोना है वो जो आपकी महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसके अगेंस्ट में हेज का काम करता है। मतलब कम से कम जितनी महंगाई बढ़ती है उतना तो सोने का भाव बढ़ता ही है। जैसे अपने बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कोई भी समय में 10 ग्राम सोने का जितना भाव है उसमें एवरेज फैमिली का खर्चा चल जाता है। तो आपका इन्फ्लेशन का फ़ायदा हो जाए, इन्फ्लेशन को हेज करता है। इसके अलावा जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस वगैरह होते हैं, जैसे कब करेंसी वगैरह एकदम वैल्यू लेस हो जाती है और एकदम कम वैल्यू हो जाती है, तो ऐसे मौके में सोना जो है वो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। और जैसे आपका पोर्टफोलियो है, लोग अपने जो एडवाइज़र हैं वो कहते हैं कि आप डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब आप एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करिए। तो सोना जैसे आप इक्विटी है, डेट है, इसके अलावा सोने में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना जो भारतीय लोगों की एक पेक्युलरिटी है कि अपने यहाँ पे कोई भी कंसीवेबल ओकेजन पे सोना गिफ्ट किया जाता है। और स्पेशली जो शादी ब्याह होती है घर में, तो जैसे बेटी को है या बहू को है सोना दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से एवरेज 10 से 15% आपका जो पोर्टफोलियो है वो आप अपना सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपकी जब शादी का मौका है उस समय के लिए आप इंतज़ार नहीं करें, आप ओवर द ईयर्स जो थोड़ा जितनी आप बचा सकते हैं उतना बचा के अपना सोना इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे जब भी आपको एक साथ ज़रूरत होगी तो आपको वो सोना काम आ जाएगा। जैसे आपने बताया कि ये सोना एकदम डबल हो गया 5 साल में, तो अगर कोई व्यक्ति वेट कर रहा था और अभी अगर उसको इस हायर प्राइस में ख़रीदना पड़े और किसी दूसरे ने पहले ख़रीद लिया तो वो उसके लिए बेनिफिशियल हो गया। तो मतलब वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इकट्ठे करते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो ये कुछ वजह हैं जिसके लिए हमें सोने में निवेश करना चाहिए। अब अगला सवाल होगा बलवंत जी की सोने में निवेश करने के भारत में क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं? देखिए, ट्रेडिशनली तो जो ऐसा है पूजा के लोग सोने के गहने बनाते थे, परंतु ओवर द ईयर्स चेंज हो गया है। अभी जैसे आप जो फर्स्ट तरीका है वो तो फिजिकल इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आप सोने के सिक्के या सोने के बार लेके उसमें निवेश कर सकते हैं। कई लोग जैसे ज्वेलरी को भी सोने के निवेश का जरिया मानते हैं। मेरी राय में वो सही नहीं है, क्योंकि ज्वेलरी बनाने में आप जब खरीद के बाहर आते हैं तो ही उसकी वैल्यू 10-12%, 10 से 15% कम हो जाती है, क्योंकि एक तो सेल और परचेज प्राइस का डिफरेंस है, मेकिंग चार्जेज वगैरह है। तो मेरे हिसाब से वो कंसीडर नहीं किया जा सकता। दूसरा जो तरीका है वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड है। उसमें
आप एक तो म्यूचुअल फंड का है, एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का है। तो जैसे म्यूचुअल फंड से आप ईटीएफ के जरिए या गोल्ड सेविंग फंड के जरिए आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का ही दूसरा जरिया है वो जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जो आरबीआई मौके मौके पे इश्यू करती रहती है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हो गए ब्रॉडली आपको गोल्ड में निवेश करने के। ठीक है। तो गोल्ड ईटीएफ और एक तो फिजिकल तरीका है और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी, इसके जरिए भी आप निवेश कर सकते हैं। अच्छा, आपने फिजिकल गोल्ड की जब बात की, हम तो देखते हैं लोगों को इसी तरीके से निवेश करना हिस्टोरिकली पसंद ही है। ट्रेडिशनली अगर बात करें तो फिजिकल गोल्ड लेना लोग पसंद करते हैं ड्यू टू वेरियस मैनी रीजंस। अगर इस तरीके से कोई निवेश करता है, यूज़ कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से अगर आप निवेश कर रहे हैं फिजिकल गोल्ड में तो उससे जुड़े हुए क्या कॉस्ट और क्या इश्यूज हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए पूजा, ऐसा है कि फिजिकल जो फॉर्म में आप निवेश करते हैं तो आपको स्टोरेज का कॉस्ट है, उसके लिए आपको लॉकर वगैरह लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस का कॉस्ट है, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपका प्योरिटी का भी इश्यू होता है। अभी आपको मालूम नहीं कि आपने जो खरीदा है सोना वो 99.95% की प्योरिटी वाला है या नहीं है। इसके अलावा एक और मेजर इश्यू होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। मतलब जो सोना आप खरीदने जाते हैं तो आपका अलग रेट लगता है, आपको बेचने जाते हैं तो आपको अलग पैसा मिलता है। तो उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉफिट का जो आपका प्रॉफिट है वो उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट में ही चला जाता है। और गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड सेविंग फंड्स के बारे में बताइए। देखिए पूजा, ऐसा है कि जो सिर्फ गोल्ड सेविंग फंड नहीं, मैं गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड सेविंग फंड के बारे में बताऊंगा। जो गोल्ड ईटीएफ है वो म्यूचुअल फंड की प्रोडक्ट है जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। मतलब वो आप स्टॉक एक्सचेंज पे आप उसको खरीद बेच सकते हैं। उसका ही दूसरा फॉर्म है गोल्ड सेविंग फंड। मतलब जो गोल्ड ईटीएफ में अगर आपको निवेश करना है तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो जिन लोगों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, और वो गोल्ड में अगर म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो वो गोल्ड सेविंग फंड में निवेश कर सकते हैं। तो वो यह आपको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से ही परचेज सेल होती है। और जो गोल्ड ईटीएफ है वो आप अपने ब्रोकर के थ्रू मार्केट में खरीद सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड सेविंग फंड है वो उसके पीछे दे आर बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड। मतलब जो 99.95% की प्योरिटी वाला गोल्ड है वो जो अप्रूव्ड कस्टोडियन है उनके पास में रहता है। और इसमें जैसे दोनों में खर्चे लगते हैं। जैसे गोल्ड ईटीएफ में आप जब परचेज सेल करेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है और फंड मैनेजमेंट चार्जेज भी लगता है। जो गोल्ड सेविंग फंड में आप यूनिट का खरीदते हैं तो उसमें आपको कॉस्ट नहीं लगती है। जो परचेज प्राइस और रिडीम्पशन प्राइस सेम रहती है, परंतु उसमें जो गोल्ड सेविंग फंड का अलग खर्चा होता है, क्योंकि जो गोल्ड सेविंग फंड है वो अपना पैसा उसी फंड हाउस के गोल्ड ईटीएफ में लगाते हैं। तो टू दैट एक्सटेंट वो खर्चा बढ़ जाता है। और ओवरऑल जैसे जो डिफरेंस रहता है गोल्ड की प्राइस में और गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड सेविंग फंड में, वो डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्योंकि उसमें आपका जो गोल्ड फंड है, गोल्ड सेविंग फंड है या अपना गोल्ड ईटीएफ का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें फंड मैनेजमेंट चार्जेज हर साल लगते हैं जो कि आपका फिजिकल गोल्ड में नहीं लगता है। तो धीरे धीरे यह डिफरेंस बढ़ता जाता है। परंतु जो इन्वेस्टर्स है उनको जो पास्ट डिफरेंस है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और जो भी जो एक्सेप्ट मैनेजमेंट एक्सपेंसेस निकाल के जो है वो प्रॉफिट है वो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा जब भी आप रिडीम करेंगे। ठीक है। तो भवन जी, 2 तरीके तो आपने बताया कि गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड सेविंग फंड्स, ये डिजिटल तरीके से आप निवेश कर सकते हैं इसमें। तो अब इसके बेनिफिट्स भी बताइए और भी ज़रूरी बातें कि किस तरह के कॉस्ट एसोसिएटेड हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि दोनों में से अगर किसी एक का चुनाव करना हो तो क्या बेहतर होगा। देखिए पूजा, ऐसा है कि दो में से
किसका एक का चुनाव करना हो वो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों की पेक्यूलरिटी अलग है। जैसे किसी के पास अगर डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो उनके लिए गोल्ड सेविंग फंड अच्छा है, परंतु जो लोग जैसे गोल्ड का प्राइस का मूवमेंट का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो चूंकि यह गोल्ड ETF है वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडेड है, तो वहाँ पर जैसे सोने का भाव ऊपर नीचे होता है वैसे भी सोने का जो गोल्ड ETF का है उसका भाव भी चेंज होता रहता है। मतलब आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपके लिए गोल्ड ETF अच्छा है, आपको अगर लंबे समय के लिए इकट्ठा करना है तो गोल्ड सेविंग फंड है। इसके अलावा गोल्ड ETF चूंकि आप फ्रैक्शन में नहीं खरीद सकते, आपको पूरी यूनिट खरीदनी पड़ती है, तो आपको अगर थोड़ा थोड़ा पैसा करना है, जैसे अभी अपना 5,000 जैसे सोने का अपना भाव है 1 ग्राम का, तो आपको अगर 500 रुपया इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्ड ETF के जरिए नहीं कर सकते, वो गोल्ड सेविंग फंड के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिक्स्ड सम अगर हर महीने अगर इन्वेस्ट करनी है तो वो आप या तो SIP के जरिए या SWP के जरिए गोल्ड सेविंग फंड में कर सकते हैं, परंतु इसमें नहीं कर सकते। दूसरा जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, हालांकि 12 गोल्ड ETF है और उतनी गोल्ड सेविंग फंड है, परंतु गोल्ड ETF की लिक्विडिटी हर एक जो ETF की है उतनी नहीं है। मतलब आप बेचने जाएंगे तो जरूरी नहीं कि आपका मार्केट रेट के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, तो ऐसे केस में आपको गोल्ड सेविंग फंड है उसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। आप जब भी लिक्विडिटी के लिए रिडीम्पशन के लिए डालेंगे, आपको जो 2-3 दिन T+1 या T+3 में है जो वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ET Now स्वदेश पर अब है ना सिर्फ मार्केट की बारीकियां बल्कि है कमाई का भी अच्छा मौका। हम आपको देंगे एक शानदार आइडिया हर 5 मिनट में, टेक्निकल हो या फंडामेंटल, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म, अब सब कुछ मिलेगा आपको। तो देखिए हर ट्रेडिंग डे सुबह 8 बजे से इसके साथ शाम 4 सिर्फ ET Now स्वदेश पर। बढ़ो मैजिक ब्रिक्स आपके लिए सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस ही नहीं लाते हैं, होम लोन्स, एक्सपर्ट एडवाइस, लीगल असिस्टेंस जैसी ढेर सारी सर्विसेज भी, यानी घर दिलाने से लेकर उसे घर बनाने तक के लिए सब कुछ। मैजिक ब्रिक्स, प्रॉपर्टी सही, सर्विसेज सभी। मैं अब उन्नत अग्रसर राजस्थान हूं, अपने हर नागरिक का अभिमान हूं, महिलाओं की सुरक्षा और बुजुर्गों का सम्मान हूं, मेहनतकश मजदूरों का बल और मौसम से जूझते किसान के लिए उम्मीद का वरदान हूं। मैं अब उन्नत अग्रसर राजस्थान हूं। मैं विपदाओं को देकर मात, थामे सबका हाथ, सफलता के नए शिखर चढ़ रहा हूं। मैं हर जन के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य और चहुमुखी शिक्षा की नई परिभाषा गढ़ रहा हूं। पुराने बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ती किशोरियों और महिलाओं की उड़ान हूं। मैं अब उन्नत अग्रसर राजस्थान हूं। मैंने विरासत को सहेजा है तो नई सोच को भी ढाला है। कहीं रफ्तार है मेट्रो रेल की, कहीं धरती के गर्भ से तेल निकाला है। नई दुनिया की नई तकनीकों से कदम मिलाकर बढ़ता, उद्योग और व्यवसाय के अभूतपूर्व प्रोत्साहन और नए अवसर गढ़ता। नई इमारतें, फ्लाईओवर, पुल, नए नए से मुकाम, नए उद्योग, नए कारोबार, नए बाजार, बदलते वक्त की खुशहाली और विकास की दास्तान हूं। युवा सपनों के प्रशस्त पथ का विधान हूं। आज मैं देश के ललाट पर एक मॉडल स्टेट की दमकती पहचान हूं। हाँ, मैं अब उन्नत अग्रसर राजस्थान हूं। बाजार आपको देता है निवेश के अनगिनत मौके। असर तब पड़ता है जब आप उन मौकों का उठाते हैं फायदा सही वक्त पर। बाजार के उतार चढ़ाव से लेकर मार्केट में उतरने की आपकी चाह तक,
ट्रेडिंग और टेक्निकल्स की बारीकियों पर भी है मेरी नजर। मैं मानसी दवे, तो जुड़िए मेरे साथ, जानिए बाजार के ट्रेंड दिन भर। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। ईटी नाउ स्वदेश पर अब है ना सिर्फ मार्केट की बारीकियां, बल्कि है कमाई का भी अच्छा मौका। हम आपको देंगे एक शानदार आइडिया हर 5 मिनट में। टेक्निकल हो या फंडामेंटल, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म, अब सब कुछ मिलेगा आपको। तो देखिए हर ट्रेडिंग डे सुबह 8 बजे से शाम 4, सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। बढ़ो देश के साथ। अब बात करते हैं एक और इंस्ट्रूमेंट की, जो है एसजीबी यानी कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। बलवंत जी, इसके बारे में भी कुछ बताइए, किस तरीके से निवेश कर सकते हो, कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं रीज़न बताऊंगा कि ये गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड इंट्रोड्यूस क्यों हुआ। क्योंकि इंडिया का जो इंपोर्ट होता है उसमें 1000 टन के आसपास सोने का इंपोर्ट होता है हर साल, और जिसकी वजह से अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ड्रेन हो जाता है। तो और इंडियन लोगों को गोल्ड का ऑब्सेशन, आप कितना कुछ भी करो वो कम नहीं होता है। तो मतलब एक्चुअली फिजिकल गोल्ड की जगह अगर लोगों को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में सेम बेनिफिट एप्रिसिएशन वगैरह का दिया जाए तो हो सकता है कि थोड़ा फिजिकल जो इंपोर्ट है वो कम हो जाए। इसके लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है वो आरबीआई समय समय पर इंट्रोड्यूस करती है। मतलब इश्यू आता है और उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं और डिजिटल पेमेंट करते हैं तो जो उसमें 50 रुपये का फ़ायदा भी है, मतलब 50 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। जहाँ तक प्रश्न कि कौन कौन निवेश कर सकता है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में, जो फेमा के अंदर जो रेसिडेंट है वो लोग ही निवेश कर सकते हैं। मतलब नॉन रेसिडेंट सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में निवेश नहीं कर सकता। तो उसमें जैसे रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, आपके ट्रस्ट वगैरह है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है, वो निवेश कर सकते हैं। इंडिविजुअल जो है वो 1 साल में 4 किलोग्राम तक का निवेश कर सकते हैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में। चूंकि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड लिस्टेड है तो उनको आप मार्केट से भी, स्टॉक एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं। तो ये जो 4 किलोग्राम की जो लिमिट है वो जो इश्यू आता है सब्सक्रिप्शन के लिए खुलता है, और जो मार्केट से आप खरीद सकते हैं दोनों को मिला के है। और बाकी जो यूनिवर्सिटी वगैरह है उनके लिए 20 किलो का है। एचयूएफ और इंडिविजुअल दोनों के लिए 4 किलो का जो है वो लिमिट है। और इस अगर मान लीजिए अब एसजीबी किसी को खरीदना हो तो फिर उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, ऐसा है पूजा की सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का इश्यू जब खुलता है तो मीडिया में अनाउंस होता है, तो आप इसको डीमेट में या फिजिकल दोनों फॉर्म में खरीद सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट मिलता है। आप पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, आप बैंक से खरीद सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन से खरीद सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको अगर डीमेट में रखना है तो डीमेट अकाउंट रखना जरूरी है, नहीं तो आपको मतलब आप फिजिकल सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। और इसको ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है, ऑफलाइन भी खरीदा जा सकता है। ऑनलाइन के लिए जैसे मैंने बताया कि आप ऑनलाइन खरीदते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं तो 50 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। और जहाँ तक प्राइस की बात है, जब भी ये इश्यू खुलने वाला होता है उसके पिछले 3 वर्किंग डेज में जो गोल्ड की प्राइस है, जो बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन लिमिटेड पब्लिश करता है, उसके बेसिस पे उसका प्राइस डिटरमाइन होता है। और इश्यू खुलने के 2 दिन पहले जो है वो आरबीआई उसको डिक्लेयर कर देती है। और इससे जुड़े ट्रांजैक्शन क्या कॉस्ट क्या है, किस तरह के कॉस्ट इन्वॉल्व हैं? एसजीबी खरीदते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऐसा है जैसे कॉस्ट तो जैसे मैंने प्राइस तो बता दिया आपको कि प्राइस जो है आरबीआई जो डिक्लेयर करती है बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन लिमिटेड के प्राइस के हिसाब से, उस हिसाब से खरीद सकते हैं। पर जहाँ तक कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का सवाल है
तो जैसे आपका फिजिकल खरीदते हैं तो आपको जैसे परचेज सेल प्राइस का डिफरेंस लगता है, आप ETF या गोल्ड सेविंग फंड खरीदते हैं तो उसमें आपका फंड मैनेजमेंट चार्जेज लगता है, गोल्ड ETF पे आपका ब्रोकरेज वगैरह भी लगता है। वैसा कोई चार्ज आपको सॉवरेन गोल्ड फंड के इन्वेस्टमेंट में नहीं लगता है। और एक बात और बताऊंगा पूजा कि ऑन द कॉन्ट्रेरी आपको जो आपके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उस पे जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो आपको रिडीम्शन के टाइम पूरा का पूरा मिल जाता है। इसके अलावा आपको सालाना 2.5% के हिसाब से जो इश्यू प्राइस है उस पर ब्याज भी मिलता है, और ये ब्याज है वो आपके बैंक अकाउंट में साल में हाफ ईयरली बेसिस पर 2 बार क्रेडिट होता है। चलिए, ये तो बात हुई SGB की। काफ़ी सारे पहलू हैं इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के जो हम समझने की कोशिश करेंगे आगे भी, और अगर आपके कुछ सवाल हैं इससे जुड़े तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन क्विकली कुछ और भी फैक्टर्स को समझना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी होगा। बलवंत जी, गोल्ड की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबके दिमाग में फिर यही सवाल होता है कि घर पर हम कितना सोना रख सकते हैं, या कितना सोना हम निवेश में कितने सोने पर हम निवेश कर सकते हैं जिससे कि टैक्स विभाग या सरकारी विभाग कोई सवाल ना उठाए। तो उस पे आप क्या सजेशन देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए पूजा, ऐसा है कि कायदे के हिसाब से आप कितना सोना खरीद सकते हैं या कितना सोना अपने घर पर रख सकते हैं, वो गोल्ड कंट्रोल एक्ट निकल गया उसके बाद में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब आप जितना खरीद सकते हैं उतना आप रख सकते हैं। परंतु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके ऑफिसर्स को एक गाइडलाइन इश्यू किया था बहुत पहले, जिसके तहत उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर किसी भी पार्टी के यहाँ पे, किसी के यहाँ भी अगर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है तो कितना सोना वो सीज कर जब्त करके लेके जा सकते हैं और कितना सोना वो उनको वहीं छोड़ के जाना चाहिए। मतलब नहीं तो क्या है, हमेशा डिस्प्यूट होता था टैक्स पेयर का और वो जो रेडिंग पार्टी पे कि नहीं नहीं ये सोना मत लेके जाओ, ये हमारा डिक्लेयर्ड है, ये वो। तो CBDT के सर्कुलर के हिसाब से जो मेरी मैरिड लेडी है, शादीशुदा औरत है, उसके लिए 500 ग्राम की लिमिट है, अनमैरिड डॉटर्स हैं उनके लिए 250 ग्राम की लिमिट है, और मेल वेदर मैरिड और अनमैरिड उनके लिए 100 ग्राम की लिमिट है। मतलब इतने तक का सोना है अगर किसी के पास पर फैमिली मेंबर है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले उसको सीज करके जब्त करके नहीं लेके जाएंगे। और यह जो लिमिट है पूजा, वो सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी के बारे में ही है। मतलब अगर आपका डायमंड ज्वेलरी वगैरह है या गोल्ड बुलियन फॉर्म वगैरह में है तो ये जो मैंने 500 ग्राम 250 ग्राम 100 ग्राम की जो लिमिट दी है वो एप्लीकेबल नहीं है। एक बात और बताना चाहूँगा पूजा कि अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा जो स्पेसिफाइड क्वांटिटी है, इससे भी ज़्यादा अगर सोना है और अगर आप एस्टैब्लिश कर पाते हो कि ये अकाउंटेड फॉर है, मतलब आपने खरीदा है, बैंक अकाउंट के थ्रू खरीदा है, इनवॉइस वगैरह प्रोड्यूस कर देते हैं रीडिंग पार्टी को, तो हो सकता है रीडिंग पार्टी उसको जब्त नहीं करे। ठीक है, तो ये है कुछ तरीके जो कि हमने आपको बताए। तो काफ़ी हद तक आप सोना अपने घर रख सकते हैं, एक अच्छी खासी क्वांटिटी आप रख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपके पास कुछ क्वांटिटी है तो वो आपको डिस्क्लोज करना होगा। मेन ये है कि आपके पास जो भी सोना है उससे जुड़े दस्तावेज भी आपके पास होने चाहिए। अब आते हैं टैक्सेशन पर। टैक्सेशन में बलवंत जी, पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब भी कोई फिजिकल गोल्ड हम बेचेंगे या फिर गोल्ड ETF और गोल्ड सेविंग फंड्स हम उससे अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो उस पर टैक्सेशन के नियम क्या है, किस तरह की टैक्स लायबिलिटी बनेगी? देखिए पूजा, ऐसा है कि फिजिकल गोल्ड और जो गोल्ड ETF गोल्ड सेविंग फंड है उनके टैक्स के नियम अलग अलग है। मतलब पहले मैं फिजिकल गोल्ड का के बारे में बोलूँगा कि अगर आपने जो ज्वेलरी है या बुलियन है अगर 36 महीने से ज़्यादा रखा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाता है, और उसके बेचने पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और उस पर 20% का टैक्स लगेगा। जहाँ तक गोल्ड ETF और गोल्ड सेविंग फंड का सवाल है, गोल्ड इनको 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक तो जो इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 के पहले हुआ है, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 के बाद में हुआ है। जो इन्वेस्टमेंट आपका गोल्ड ETF या गोल्ड सेविंग फंड में 31 मार्च 2023 के पहले हुआ है
उनका ट्रीटमेंट फिजिकल गोल्ड जैसा ही है, मतलब 3 साल बाद में वो आपका लॉन्ग टर्म असेट हो जाएगा और 20% इंडेक्सेशन के बाद टैक्स लगेगा। और अगर आप 3 साल के पहले अगर बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और आपका जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से ही आपको टैक्स लगेगा। मतलब आप 5% की स्लैब में है तो 5% लगेगा, 30% की स्लैब में है तो 30% लगेगा। मतलब फ्लैट जो रेट है उसका रूल लागू नहीं होगा। जो अगर आप गोल्ड ETF में या गोल्ड सेविंग फंड में 31 मार्च 2023 के बाद में निवेश किया है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को कितना भी समय के लिए रखो, उस पे होने वाला प्रॉफिट आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा और आपकी स्लैब रेट से टैक्स होगा। तो ये मतलब कहने का मतलब ये हुआ पूजा कि ये बेसिकली आपका फिक्स FD जैसा टैक्सेशन हो गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये गोल्ड ETF गोल्ड सेविंग फंड के इन्वेस्टमेंट आप जब बेचोगे तब उस पर आपकी स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, जबकि आपका जो FD वगैरह है उस पर आपको ईयर ऑन ईयर टैक्स भरना पड़ेगा अगर आप एक्रूअल बेसिस पे फॉलो करते हैं। ठीक है। बलवंत जी, समय की थोड़ी कमी है, क्विकली आपसे SGB का भी टैक्सेशन रूल समझना चाहेंगे और साथ ही एक और क्वेश्चन इसमें क्लब करेंगे कि अगर फिर टैक्स बेनिफिट के लिहाज से देखें तो क्या ज़्यादा बेटर इन सब में से इंस्ट्रूमेंट है निवेश करने के लिए? देखिए SGB पे जो इंटरेस्ट आता है पूजा, वो पूरा का पूरा टैक्स आपका टैक्सेबल है। और जब ये रिडीम्शन करवाते हैं आप SGB तो रिडीम्शन पे आपका पूरा का पूरा टैक्स फ्री है कैपिटल गेन। भले ही वो आप 8 साल का टेन्योर है, 8 साल के बाद आपको ऑटोमेटिक रिडीम हो जाएंगे। 5 साल बाद में आपके पास ऑप्शन है रिडीम करने की, तो जो रिडीम करेंगे आप भले मार्केट से खरीदा या सब्सक्रिप्शन के जरिए लिया है, वो कैपिटल गेन पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। जहाँ तक प्रश्न जो मार्केट में बेचते हैं, मतलब आपने रिडीम्शन नहीं किया और मार्केट में बेचा या ट्रांसफ़र किया है तो उसका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स है और 12 मंथ्स के बाद में लॉन्ग टर्म हो जाएगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और उस पर फिर आपको टैक्स लगेगा, मतलब 20% टैक्स लगेगा। और अगर आपने इसके पहले बेच दिया है 12 महीने के पहले तो आपको जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। तो मेरे हिसाब से पूजा टैक्सेशन के हिसाब से और वैसे भी कॉस्ट देखा जाए तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है वो एकदम बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है आपके लिए। और ज़रूरी नहीं कि आप 5 साल तक मतलब इन्वेस्टेड रहे, आप चाहे तो इनको जो स्टॉक एक्सचेंज पे भी ट्रेड होते हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे आपको उसको बेच सकते हैं। जो जहाँ तक टैक्सेशन वाली बात है, जो आपने स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे बेचा है, चूंकि ये लिस्टेड सिक्योरिटी है तो आप इंडेक्सेशन पे 20% और बिना इंडेक्सेशन के 10% टैक्स भर के आप अपनी टैक्स लायबिलिटी का निर्वाह कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप सोने में निवेश कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे जुड़े टैक्स लायबिलिटी क्या है, क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ऑल राइट बलवंत जी, थैंक यू सो मच आपका आज समय देने के लिए, इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए जी नव स्वदेश के साथ। नमस्कार।